नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। तो क्लास 7th की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम अपना वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2, जिसका नाम है दादी माँ। और ये शिव प्रसाद जी द्वारा लिखा गया पाठ है और इसमें शिव प्रसाद जी अपने बचपन की बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी दादी माँ, हमने पिछले सेशन में यहाँ पर डिस्कस भी किया था इस बात पर कि किस तरह से दादी माँ के लिए अपने जो पोता पोती होते हैं, नाती पोते होते हैं, वो कितने ज़्यादा उन्हें प्यारे होते हैं और कितना एक अच्छा रिलेशन है दादी माँ का बच्चों के साथ, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो किस तरह से उनके बचपन में उनकी दादी माँ थी और उनके लिए उनका प्यार था। तो कंटिन्यू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, आज की स्टोरी को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, और सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लेखक हैं उनकी दादी माँ थी और उनकी दादी माँ किस तरह से बचपन से ही उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जब खास तौर पर जब वो बीमार होते थे, जैसे कि लेखक ने यहाँ पर बताया था कि उनको हल्का हल्का बीमार होना अच्छा लगता था, ताकि थोड़ा थोड़ा सर भारी और सब लोग उनको अच्छा अच्छा खाने के लिए दें, सब लोग उनकी केयर करें, सब उनके आसपास बैठे रहें। तो इस प्रकार ये जो कहानी है, इसमें शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा जो बचपन की अपनी बातें बताई गई हैं, तो वो कहते हैं कि जो उनकी दादी थी, उनकी दादी को ये सारी चीजें, बीमारियों के बारे में जो छोटी मोटी चीजें हैं, खास तौर पर जब एक महामारी आ जाती है या और कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, तो वो क्या करती थी कि हर जगह, जैसे वो लेखक का ध्यान रखती हैं, वैसे ही वो सारे गांव में जा जाकर सब लोगों का ध्यान रखती थी और सबको भूत से लेकर, जैसे होता है ना कि दादियों का काम, दादी सबसे पहले जब बच्चे को कुछ भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो दादी सबसे पहले उसकी नज़र उतारती है ना, या फिर उसके लिए अलग अलग तरह के टोटके करती हैं ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो दादी भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया तक के बहुत सारी बीमारियों की दवाई या बहुत सारे इलाज, बहुत सारे अनुमान वो बता देती थी। और इस तरह से दादी रोज सुबह नहाती थी, पूजा करती थी। तो वो सारी बातें हमने इस चैप्टर में अपने पिछले सेशन में पढ़ी थी और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो बिल्कुल आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बीच बीच में आप सभी भी रीडिंग करेंगे, आप भी पढ़ेंगे चैप्टर को, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अब लेखक बताते हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। जो लेखक बताते हैं कि उनके किशन भैया जो है, उनकी शादी हुई तो अब दादी माँ के उत्साह का ठिकाना न रहा। बहुत ज्यादा खुश थी दादी माँ और वो दिन भर गायब रहती। तो दादी माँ ने जैसे घर सर पर उठा लिया और जब पड़ोसने घर में आती, तो जैसे होता है ना, बाहर से अगर कोई मिलने आता तो बहुत ज्यादा आवाजें लगाने पर ही वो उससे मिलने के लिए आती, क्योंकि वो क्या कहती कि बहन, कार पुराज का बुरा नहीं मानना कि मैं आपसे जल्दी से मिलने नहीं आई, क्योंकि ये कार परोजन का घर है, यानी कि काम काज का घर है। जैसे कहीं पे शादी होती है तो उस घर के लोग काफी बिजी होते हैं, या घर में कोई भी फंक्शन होता है तो घर के लोग बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो ऐसे में हर किसी से हम मिल नहीं सकते, मेहमान आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं। अगर कोई खुद से आके मिल लेता है तो ठीक है, वरना हम हर एक के पास जाकर मिलना, कई बार वैसे तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें बुलाया है
और हर किसी से मिलना चाहिए, लेकिन कई बार हमें काम पड़ जाता है तो हम हर किसी से नहीं मिल पाते हैं। तो दादी भी वही कह रही हैं बहन बुरा नहीं मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं। ऐसे तो सभी को पता है, जो बाहर के लोग हैं उन्हें तक पता है कि दादी माँ घर में कुछ काम नहीं करती, लेकिन क्योंकि शादी विवाह के टाइम पे जो कई तरह के रीति रिवाज होते हैं, कई तरह के संस्कार होते हैं, उन्हें बड़ों की आज्ञा के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, यानी कि कहीं पर अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो उपस्थित नहीं हुए, तो वो काम जरूर लंबित हो जाता, विलंबित हो जाता, यानी कि उस काम में जरूर समय लग जाता, क्योंकि बिना दादी माँ के परमिशन के, बिना दादी माँ की सलाह के कोई भी काम करना सही नहीं माना जाता। तब लेखक कहते हैं उन्हीं दिनों की बात है, एक दोपहरी मैं घर लौटा, बाहरी निकास में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो अब लेखक कहते हैं कि एक बार, उन्हीं दिनों की बात है, एक बार दिन का समय था, तो लेखक कहते हैं मैं जब घर लौटा तो मैंने देखा बाहरी निकासी, यानी कि जो बाहर का गेट होता है, वहां पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी कि किसी को डांट फटकार रही थी। और लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों में नाक रगड़ती फिरी, फिर किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो अब यहाँ पर क्योंकि शायद दादी माँ ने किसी को उधारी दी है, किसी को पैसा दिया है उधार में, तो दादी माँ शायद उनसे बिगड़ रही हैं और कह रही हैं सोना होगा धन्नो, यानी कि ऐसा नहीं होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, यानी कि जो रुपए मैंने दिए हैं उसका जो सूद है वो आज दे दे। तेरी आंखों में शर्म नहीं है, क्योंकि जब तू मांगने आई थी तो तू बिल्कुल ऐसे आई थी जैसे पैरों में नाक रगड़ती फिर रही हो। यानी कि दादी माँ का जो एक टोन था तो लोगों से बात करने का, लोगों को समझाने का, देखिए जो इंसान कड़वा बोलता है ना तो उसका दिल हमेशा साफ होता है, क्योंकि वो अपने मन में नहीं रखता, वो सारी बातें जो उसके मन में है वो उसको बोल देता है। तो बिल्कुल इसी तरह का नेचर, इसी तरह का व्यक्तित्व दादी माँ का भी था कि उनका दिल बहुत साफ था, वो मन में किसी के लिए बैर या द्वेष नहीं रखती थी, लेकिन क्योंकि जब वो किसी की मदद कर रही हैं तो वो उम्मीद करती हैं कि उनको उस मदद का जो भी उनकी मदद है उसका फल उनको मिल जाए। तो अब यहाँ पर वो धन्नो से कहती हैं कि तेरी आंख में तो शर्म नहीं है, मांगने में तो तू ऐसे आई थी जैसे पैरों में नाक रगड़ती फिरी, किसी ने यहाँ पर तुझे एक पाई नहीं दी, यानी कि किसी ने तुझे एक पैसा भी नहीं दिया, और अब तू मुझसे कह रही है कि फसल में दूंगी, यानी कि जब फसल हो जाएगी तब दूंगी। तब यहाँ पर दादी कहती हैं कि जब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी कि दोबारा फसल कटेगी क्या। तब वो कहती है दूंगी मालकिन, रामी चाची रोती हुई बोली, दोनों हाथों से आंचल पकड़े। तो लेखक ने देखा कि जो महिला है रामी, वो रोती हुई बोली कि मैं दे दूंगी मालकिन। दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो लेखक कहते हैं कि वो कहती है कि मेरी बिटिया की शादी है और अगर आप मेरे पे दया नहीं करेंगी तो मेरी बेटी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी कि उसकी विदाई कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर दादी माँ कहती है हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। आगे कहती है दादी, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है,
दे देगी कभी। तो लेखक कहते हैं कि वो क्योंकि मैं उसी समय घर पर पहुंचा था, तो उन्होंने मैंने कहा कि दादी जाने दो, कोई बात नहीं, और बेचारी गरीब है, दे देगी। यानी कि उस समय जो माहौल बिगड़ता जा रहा था, लेखक कहते हैं मैंने उस माहौल से थोड़ा सा हट कर बात की, और तब लेखक कहते हैं दादी तब मुझे भी कहने लगी, चल चल चला है समझाने। अब लेखक कहते हैं कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कोई बच्चा अगर रीडिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। काफी बच्चे, काफी स्कूल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा रीडिंग करना चाहता है तो हाथ खड़ा कर सकता है। रीडिंग कौन करना चाहता है? फटाफट। इतना टाइम लगाएंगे तो बाकी सारे बच्चे भी आपके साथ हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। शुरू हेलो। कीजिए बच्चा रीडिंग। यस यस, आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रानी की चाची मिली। वह दादी को रामी की चाची। पूतो दन दन दन्नो चाची तो उसे विहल होकर कहा, बच्चे आपने एक लाइन उरीन छोड़ दी बीच की, एक लाइन बीच की आपने छोड़ दी। रामी चाची मिली, दादी वह को पूतो पूतो फलो 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 दू दूधो दूध नहाओ दूतो न नहाओ नाहो का आशीर्वाद आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बता है बात है? बात है। धन्यो चाची तो धन्नो उस धन्नो चाची तो उसे विहल विहल होकर कहा, उरीन हो उरिन गई बेटा बेटा भगत भगवान भला करे। हमारी मालकिन मालकिन का कल ही आई थी। पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। उस से ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाइए ना हो। हसाई हसाई। देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़ी लोगों बड़े का काम है। बापू बाबू रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क तक तर्क पर हंसा हुआ हंसता गया। हुआ हंसता हुआ आगे बढ़ गया। वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे किशन आपका? के विवाह के दिनों की बात है। विवाह विवाह के 4 5 रोज पहले से पहले से ही ही औरतें औरतें रात भर रात गीत भर गाती है। विवाह 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 की रात को अभिनय अभिनय भी होता है। वो यह प्राय एक ही हाथ प्रायः का हुआ करता है। उसमें एक ही कथा विवाह से कथा लेकर उत्तरोत्पत्ति तक पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार बीमार होने के कारण बार बारात बारात में ना जा सकता। सका मेरा म,
ममेरा मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने औरतों, उस पर वेरी पति गुड, की दादी माँ यस, बस बस बस, यस। थैंक यू। नाम क्या है बच्चे आपका? अनमोल। वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप करेंगे सबसे पहले तो अनमोल के लिए सभी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन कोशिश कोई नहीं करता, कोशिश कोई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं आता, सबको पढ़ना आता है। बहुत कम बच्चे हैं जो फटक से, जब मैं एक बार कहती हूँ कि माइक ले लीजिए, बात कीजिए या पढ़िए, तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माइक लेकर बात करना पसंद करते हैं, वरना सब एक दूसरे को देखते हैं कि तू बात कर ले, तू बात कर ले, तू बात कर ले। तो बहुत अच्छे अनमोल, आपको थोड़ा सा रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, क्योंकि जब आप खड़े होके माइक पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वैसे ही घबराहट सी होती है, तो उससे भी थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर पर। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब लेखक ने देखा, लेखक ने क्या देखा कि जब वो आ रहे थे, उनकी दादी किसी से झगड़ रही थी, किसी से बहस कर रही थी कि पैसों के लिए कुछ ऐसी बात चल रही थी। तो जब लेखक ने कहा कि रहने दो दादी, तो उन्होंने कहा चल चल, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब लेखक कहते हैं कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, यानी कि मैंने इतना ही कहा और उसके बाद मैं आंगन की ओर चला गया। और कई दिन इस बात को बीत गए, लगभग लेखक कहते हैं कि मैं इस बात को तो लगभग भूल ही गया, मतलब ऐसी भी कुछ बात हुई थी, क्योंकि दादी, मामी, मौसी, मम्मी, ऐसे बड़े लोग आपस में लोगों से बातें करते रहते हैं, कभी ऊंची आवाज में, कभी आराम से, कभी हंसी मजाक की। तो ऐसी कोई बड़ी बात ध्यान देने वाली नहीं थी। और दादी जब इतनी बुजुर्ग थी तो वो किसी को भी डांट सकती थी, किसी को समझा सकती थी, ये उनका हक भी था, और उनको सब मानते भी थे। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो लेखक को ज्यादा ये याद नहीं रही, और वो कहते हैं कि मैं एकदम भूल सा गया। लेकिन एक दिन जब रास्ते में उन्हें वही रामी की चाची जो थी वो मिली, तो वो दादी को आशीर्वाद दे रही थी, दूधो नहाओ फूतो फलो। ठीक है, पूतो फलो, दूधो नहाओ का आशीर्वाद वो दे रही थी। तो उन्होंने कहा, तब लेखक कहते हैं कि उन्होंने सुना किसी को, किसी के सामने वो इस तरह का आशीर्वाद दादी को दे रही थी। तब लेखक कहते हैं मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने कहा, वो विहल हो गई, यानी कि भावुक हो गई, और कहती है उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी और पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। यानी कि वो दादी जो थी, जो अभी तक धनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, उनको बहुत ज्यादा डांट फटकार लगा रही थी और उनसे पैसे देने की बातें कर रही थी, तो वो उसके घर गई थी और पीछे के जितने भी रुपए थे लेन देन के, वो सब माफ कर दिए थे, और ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दिया था। और कहा भी था कि देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, और 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता, यानी कि जो लड़का है जिससे शादी हो रही है वो बहुत अच्छा लड़का है। तो 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तो शायद 10 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पैसे हुआ करते थे। तो वो कहती हैं कि 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो, इसीलिए तू ये पैसे ले ले। और तब लेखक कहते हैं कि मैंने पूछा कि उस रोज तो वो आपको बहुत डांट रही थी। तो तब धन्नो जो है वो कहती हैं कि वह तो बड़े लोगों का काम ही है बापू, रुपया देकर डांटे भी तो क्या लाभ। तब वो कहती कि ये तो सब जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग जो ये पैसे देने का काम करते हैं, चाहे वो उधारी पे हो, चाहे वो तोहफे के रूप में, तो एक उनके अंदर एक रौब होता ही है कि वो रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। तो लेखक कहते हैं कि मैं मन ही मन इस तर्क पर कि बड़े होना और डांटने में क्या एक सिमिलैरिटी है कि बड़ा होगा तो वो डांट सकता है, तो वो कहते हैं कि मैं इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया।
किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। तो सभी जगह की बात होती है जब परिवार में शादी ब्याह का माहौल होता है, बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट हमारे आ जाते हैं, तो एक रात भर गीत गाने का, गाने बजाने का एक जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है अक्सर। तो यहाँ पर और उसमें एक कथा भी होती है जब मतलब एक तरह से स्वांग किया जाता है पूरी। उसमें क्या होता है, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं कि इस तरह से स्वांग किया जाता है। और उनमें जो पार्ट लेने वाली जो पार्ट लेने वाले लोग होते हैं वो सारे महिलाएं ही होती हैं, यानी कि महिलाएं ही आपस में मजाक करती हैं, महिलाएं ही आपस में गाना बजाना करती हैं और ये सारी चीजें करती हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं तो बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका, लेकिन मेरा ममेरा भाई दलान में सो रहा था और वह भी बारात के जाने के बाद पहुंचा था, यानी कि वो बारात जा चुकी थी तब जाके वो पहुंचा था, तो तब वो भी घर पर सोया हुआ था। तो तब औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी कि औरतों ने कहा कि आपको यहाँ पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम होते हैं महिलाओं के जहाँ पर बॉयज या जेंट्स अलाउड नहीं होते। जैसे संगीत होता है, वैसे तो आजकल का जो संगीत होता है उसमें सारे लोग होते हैं, लेकिन जो लेडीज संगीत होता है उसमें सारी महिलाएं ज्यादातर आती है हिस्सा लेने के लिए। तो जब उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि जो राघव है उसको दलान में नहीं सोना चाहिए, तो दादी माँ बिगड़ गई। इस बात पर भी दादी माँ बिगड़ गई और दादी माँ ने क्या कहा कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि लड़के से क्या पर्दा करना, यानी कि तुम जो भी कर रही हो यहाँ पर, तो इसमें इस बच्चे से क्या पर्दा, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर। तब लेखक कहते हैं कि मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया गया। लेखक कहते हैं कि मुझे भी पास की ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया गया और दादी माँ ने चुपके से सुलाया। और लेखक कहते हैं कि मुझे उन लोगों के प्रोग्राम पर, उन लोगों के नाटक पर, उन लोगों की कथा पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। मतलब लेखक जो है मन ही मन हंस रहे थे और वो कहते हैं कि मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं जोर से हंस दूंगा, लेकिन कहीं जोर से हंसूंगा तो सारा भेद खुल जाएगा और कहीं मैं बाहर ना निकाल दिया जाऊं संगीत से। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। तो छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो वो संगीत में लेडीज का जो संगीत हो रहा था, कथा जो चल रही थी, उसमें वो यहाँ वहां पर लेटे हुए थे। तो जब लेखक कहते हैं उनकी भाभी की जब बात आई तो उस पर उनको हंसी वो रोक नहीं पाए और वहां पर उनका भांडा फूट गया, यानी कि वो पकड़े गए। तो लेखक कहते हैं देबू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध पिला दूं। तो हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक, हंसी मजाक वाला जो एक विषय है वो चल रहा है, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है घर में और लेखक भी चुपके से वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो दादी माँ से जब लेखक से जो देबू की माँ है वो सुबह मिली तो वो कहती है कि ये कल वाला बच्चा है भाभी। और लेखक कहते हैं मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। अब लेखक कहते हैं वस्तुतः मैं किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब तक दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते और अभय दान मिल जाता। अभय दान यानी कि जिसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत ना हो। तो जब भी आपने घर में कुछ बदमाशी की हो, जब भी आपने घर में कुछ शैतानी की हो, तो अक्सर क्या होता है कि आपको बचाने के लिए, चाहे वो आपकी मम्मा से हो, चाहे वो आपके पापा से हो, आपकी दादी माँ जरूर आ जाती हैं आपको बचाने के लिए और आपको मतलब पिटने से बचाने के लिए। आपके माता
माता पिता से आपकी पिटाई रुकवाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लेखक ने कही और कहा कि अभय दान मिल जाता है, अगर दादी का सहारा मिल जाता है किसी भी बात पर, कोई भी अपराध हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, तो हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते और हमें अभय दान मिल जाता है, यानी कि हम निश्चिंत हो जाते कि अब हमारी पिटाई होना नामुमकिन है। अब लेखक कहते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वर्त्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता था। दादाजी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। तो जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बूढ़े लोग जो हैं आपस में इस तरह की ही बातें किया करते हैं कि मैं तुमसे पहले जाऊंगी, यानी कि मैं इस संसार को तुमसे पहले छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो इस तरह की बातें। लेकिन दादी कहती हैं कि उनके दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है, जो हमेशा ये बात कहा करते थे कि सदा उन्हें आगे भेजकर, यानी कि तुम पहले जाओगी और उसके बाद मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख लेखक को होता है। तो इस पाठ में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से लेखक की जो दादी है, आप देख पा रहे हैं, अभी तक आपने देखा कि उनकी दादी जो है एक नारियल के जैसी है, जो बाहर से काफी सख्त है। उनका मिजाज, बात करने का तरीका, किसी को डांटने डपटने का तरीका, किसी को सबक सिखाने का तरीका बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कोमल है और एक बहुत ही दयालु हृदय वाली स्त्री है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लेखक के जीवन में बचपन जो उनका रहा, उसमें हर एक पड़ाव पर उनकी दादी माँ का जो जुड़ाव है उनके साथ, लगाव है उनके साथ, वो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको आपकी दादी माँ से जरूर बहुत ज्यादा एक कनेक्टिविटी हो जाएगी कि आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी दादी माँ भी, देखिए जब भी आपको आपके माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं या कोई गलती आपसे हो जाती है, तो आपकी दादी माँ आपको किस तरह से बचाती है। तो किस किस की दादी माँ उसको बचाती है? उनके माता पिता की मार से या डांट से? यस, काफी सारे बच्चे जीआईसी गैरसैंण से हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे। एक ही स्कूल में सब बच्चों की दादी माँ है, बाकी के स्कूल के बच्चों की दादी माँ नहीं है क्या? या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं जा रही है? यस बच्चे, जो भी आपसे कहा जाता है रिस्पॉन्स कीजिए। आप कोई आपसे यहाँ पर इतना कठिन प्रश्न हम नहीं पूछते हैं। जब हम क्लास में इंटरेक्शन करेंगे, जिस टॉपिक पर हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो चैप्टर हमें कैसे समझ में आएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बताने की कोशिश की गई है पाठ में, क्या समझाने की कोशिश की गई है? वेरी गुड बच्चे, हाथ नीचे कर लीजिए। तो अक्सर यही होता है कि जब भी हम घर में कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले हमारी दादी हमें बचाने के लिए आ जाती है। तो ये सबके साथ होता है और इस चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, आगे के पार्ट को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जितना भी पढ़ा है इसको घर पर आप जरूर रिवाइज करें। और जो भी बच्चे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रीडिंग करने के लिए कहती हूँ, काफी बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप 7th क्लास में आ चुके हैं तो रीडिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कई बार होता है कि बच्चे कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर रेगुलरली अगर हम रीडिंग करेंगे, जैसे आप देखते हैं आप लोगों के घरों में न्यूज़पेपर अगर आता होगा तो सुबह 10 मिनट आप जरूर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हिंदी के जो आपके पार्ट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे। इससे आपकी रीडिंग जो है और अच्छी हो जाएगी। और जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, क्योंकि हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल सही पढ़ रहा है, कई बार गलत उच्चारण भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम पढ़ते तो इसीलिए ही है ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सके, हम
हम पता लगा सके कि हमारी गलती क्या है ना, क्या चीज हम पढ़ पा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जब भी आपसे रीडिंग करने के लिए कहा जाए तो बच्चे ऐसे शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट माइक ले लीजिए और सबसे पहली बात, अपने माइक्स को प्रॉपर पहले से रेडी करके रखिए। जब आपको पता है कि आपकी लाइव क्लास है, आप मैम से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो आप जरूर अपने डाउट्स रखिए और जरूर जो आपसे मैम कहती है वो जरूर कीजिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।